जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई में लगे होंगे। और पहले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1A का क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के आज क्वेश्चन नंबर 15 तक हमें हल करना है। और इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 15 तक सॉल्व करेंगे। और वही पुराना वीडियो जो हम लोग पहले दिन पढ़े थे संख्याओं के बारे में, उसी का इस्तेमाल करते हुए आगे के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए दोस्तों, तुरंत शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 से हमारा स्टार्टिंग था। क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोग समाप्त कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11 से हम लोग आज शुरू करेंगे। कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य अथवा कौन से कथन असत्य है। क्या कहा है दोस्तों कि इसमें से सत्य और असत्य बताना है। कि कथन दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन से कथन सत्य हैं और कौन से कथन असत्य हैं। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों। हम लोग आसानी से हम लोग क्या करेंगे, सत्य और असत्य को पहचान लेंगे। थोड़ा सा हम लोग जिक्र करना चाहेंगे क्वेश्चन के ऊपर। पहला हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि दो धन अभाज्य पूर्णांकों का गुणन सदैव अभाज्य होता है। क्या ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो पहले हम लोग समझेंगे, फिर उसको हम लोग जानेंगे कि यह दो धन अभाज्य पूर्णांकों का गुणन सदैव अभाज्य होता है कि नहीं होता है। तो हम समझ लेते हैं। पहले कह रहा है दो धन अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याओं का एग्जाम्पल अगर पूछे आपसे तो अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होंगी, तो आप बताएंगे कि अभाज्य संख्याएं हमारी कौन सी होती हैं। एक मिनट दोस्तों, हम लोग समझेंगे कि अभाज्य संख्याएं कौन कौन होती हैं। तो अभाज्य संख्याओं आप लोगों को पता होगा, आप लोगों को अभाज्य संख्या के रूप में पता होगा कि 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, 13 होता है। इस तरह से संख्याएं हमारी होती है अभाज्य संख्या। अब प्रश्न में पढ़िए कि कह रहा है दो धन अभाज्य पूर्णांकों का गुणन, यानी दो अभाज्य पूर्णांकों का क्या करना है, गुणन करना है। जब गुणन करने का मतलब गुणा करना है, तो किसी भी दो संख्याओं को ले लीजिए जो अभाज्य हो और जिनका गुणा करने पर क्या होना चाहिए, अभाज्य होना चाहिए। तो ऐसी कोई संख्या नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि हम किसी भी संख्या गुणा कर लेंगे। मान लीजिए हम 3 ले लिए, यहाँ पर 5 ले लिए। 3 और 5 का यदि हम गुणा कर दें तो दोस्तों कितना आ जाएगा, तो हमारा 15 आ जाएगा। और 15 आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए 15 भाज्य है कि अभाज्य है, तो बिल्कुल हम लोग आसान भाषा में समझ चुके हैं कि 15 हमारी भाज्य संख्या होगी। जो कह रहा है अभाज्य होती है, बताइए दोस्तों यह बातें सत्य होंगी कि असत्य होंगी? तो बिल्कुल असत्य होंगी। तो पहला हमारा निकल करके आ जाएगा कि यह हमारा जो कथन दिया गया है वह असत्य दिया गया है। क्योंकि सदैव क्या होगा, दो धन अभाज्य पूर्णांकों का जो गुणन होगा हमेशा भाज्य होगा। क्या होगा दोस्तों, हमेशा भाज्य होगा। लेकिन वो कह रहा है अभाज्य होता है, तो बताइए गलत हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल गलत हो गया। इसलिए पहला कथन हमारा क्या हो गया, असत्य हो गया। आइए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है दो धन अभाज्य पूर्णांकों का योग, अभी गुणन कह दिया या योग कह दिया? अभी गुणन कहा था ऊपर, अपने अभियोग कह दिया। तो बताइए जब दो धन अभाज्य पूर्णांकों का योग कह दिया तो आप किसी भी अभाज्य संख्या को दो लोगों को जोड़ लीजिए, किसी भी दो अभाज्य संख्याओं को जोड़ लीजिए। तो चलिए हम लोग जोड़ लेते हैं, 7 को ले लें और 5 को ले लें। 7 को ले लें और 5 को ले लें, दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। अगर हम जोड़ेंगे तो यह हमारा 12 निकल करके आ जाएगा। बताइए, हो रहा है कि दो धन अभाज्य पूर्णांकों का जो योग आएगा वह योग क्या होना चाहिए, अभाज्य आना चाहिए। लेकिन हमारा तो यहाँ पर भाज्य आ गया। 12 हमारी कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है। जब हमारा भाज्य आ गया तो वह कह रहा है अभाज्य होगी। बताइए यह सत्य होगा कि असत्य होगा? तो आप कहेंगे सर जी बिल्कुल असत्य होगा। क्यों असत्य होगा? क्योंकि वह कहा है कि दोनों का योगफल कैसा होना चाहिए, अभाज्य होना चाहिए। लेकिन हम हल कर रहे हैं, दो अभाज्य संख्याओं को जब हम जोड़ रहे हैं तो हमारा भाज्य आ जा रहा है। इसलिए कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, असत्य हो जाएगा। अगला हमारा क्या है, कह रहा है यदि ए और बी कोई दो ऋण पूर्णांक है। ऋण पूर्णांक कौन सी संख्याएं होती हैं? तो आप लोग पता होगा, -1, -2, -3, -4, -5, इस तरह से जो संख्याएं होंगी सब हमारे ऋण पूर्णांक होंगी।
ऐसी संख्याएं जो होंगी सब कैसी होंगी, ऋण पूर्णांक होंगी। वो कह रहा है कि ए और बी कोई दो ऋण पूर्णांक है, तो किसी को हम ए मान लेते हैं, किसी को हम क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, किसी को हम बी मान लेते हैं, किसी को भी मान सकते हैं दोस्तों। इसमें कोई ये नहीं है कि हम 3 को ही ए माने, -3 को, और हम ये नहीं कह सकते कि -5 को ही बी माने। आप किसी को भी ए और बी मान सकते हैं। तो कह रहा है कि तब ए प्लस बी एक सदैव ऋण पूर्णांक होगा। तो हम लोग देख लेते हैं ए प्लस बी जो होगा क्या ऋण पूर्णांक होता है कि नहीं होता है। तो जरा देखिएगा ए का मान कितना होगा, -3, और प्लस में बी के स्थान पर कितना होगा, -5। अगर इसको हम देखें तो इसको हम हल करेंगे तो हमारा निकल करके आ जाए कितना, -8। बताइए यार ऋण पूर्णांक है कि धन पूर्णांक है। तो कहेंगे सर जी तो आगे माइनस लगा हुआ है, यह माइनस लगा हुआ है इसलिए यह ऋण पूर्णांक है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, यदि कोई संख्या है वह ऋण पूर्णांक है, अगर कोई दूसरी संख्या है वो भी ऋण पूर्णांक है, इन दोनों का हमेशा जो योगफल होगा एक ऋण पूर्णांक ही होगा। क्या होगा, ऋण पूर्णांक ही होगा। इस हिसाब से यह कथन हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ये कथन हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। इस तरीके से पहला कथन जो हमारा होगा असत्य होगा, दूसरा कथन जो होगा हमारा असत्य होगा, तीसरा हमारा जो कथन होगा वह सत्य निकल करके आएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले वीडियो की अगले क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब देखो देखिए क्या कह रहा है, यदि ए एक धन पूर्णांक है, यदि ए एक धन पूर्णांक है तो दिखाइए कि संख्या a इंटू ए प्लस 1 ब्रैकेट में a प्लस 2 ब्रैकेट में a प्लस 3 संख्या 24 से पूर्णतया विभाजित होगी। तो सबसे पहले जो कह रहा है हम उसको काम करते हैं, उसका हम लोग काम कर लेते हैं। कैसे कर लेंगे देखिए जरा, यह कह रहा है कि a एक धन पूर्णांक है। तो आप लोगों को पता होगा धन पूर्णांक किसे कहते हैं, तो आपको पता होगा धन पूर्णांक क्या होगा। तो धन पूर्णांक के बारे में हम बता चुके हैं। धन पूर्णांक का मतलब यह है कि धन वाली संख्या है। धन पूर्णांक का मतलब क्या है, धन वाली संख्या है। तो धन वाली संख्याएं कैसे होगी, तो 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, 6 होगी। इस तरह से अनंत तक संख्याएं होंगी धन वाली, इस तरह से अनंत तक संख्याएं होंगी धन वाली। ठीक है, कह रहा है तो दिखाइए, क्या दिखाइए, तो दिखाना है जो हमारा ए है ब्रैकेट में a प्लस 1, ए है इंटू में a प्लस 1, और उसके बाद ब्रैकेट में दिया है a प्लस 2, उसके बाद दिया है ब्रैकेट में हमारा a प्लस 3। तो यह बताना है, यह बताना है कि जो संख्या हमारे निकल करके आएगी तो वह हमारी संख्या जो होगी वह बताइए 24 से डिवाइड होगी कि नहीं होगी, वह 24 से कटेगी कि नहीं कटेगी, यही तो बताना है। तो चलिए हम चेक कर लेते हैं। किसी को a मान लीजिए, किसी को a मान लीजिए, कह देंगे चलिए हम 2 को a मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, 2 को हम a मान लेते हैं। तो a के स्थान पर 2 रखेंगे, यहाँ भी a दिखाई दे रहा है 2 रखेंगे, प्लस में 1 है, और ब्रैकेट में यहाँ a दिखाई दे रहा है 2 रखेंगे, प्लस में क्या है 2 है, यहाँ पर a दिखाई दे रहा है 2 रखेंगे, प्लस में क्या है 3 है, रख लिए। जरा इसको हल करिए, यह हो जाएगा 2 गुणे 2, 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, 2 2 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, 2 3 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। इसका जरा मल्टीप्लाई कराइए, गुणा कराइए, यह हो जाएगा 5 चौक के 20, 20 तिहाई कितना हो जाएगा 60, और 60 दूनी हमारी कितनी हो जाएगी 120। अब यह संख्या जो निकल करके आया है, अब यह जो संख्या निकल करके आया है तो कह रहा है क्या यह 24 से पूर्णतया विभाजित होगी कि नहीं होगी। तो चेक कर लेते हैं 24 से डिवाइड होगी कि नहीं होगी। तो 24 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, 24 से हम क्या करते हैं 120 को डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं, तो 24 पचे 120 होता है। आप लोग पता होगा दोस्तों कि 24 पचे कितना होगा हमारा 120 होगा। यह संख्या पूरी तरह से क्या हो जाएगी 24 से डिवाइड हो जाएगी। तो कह रहा है कि ये एक धन पूर्णांक जब भी होगा तो इतनी जो हमारी संख्या निकल करके आएगी हमेशा वो क्या होगी 24 से विभाज्य होगी, 24 से क्या हो जाएगी विभाज्य हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, कह रहा है यदि a एक समधन पूर्णांक है और b एक विषम धन पूर्णांक है तो बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी सम होंगी और कौन सी विषम होगी। यही तो बताना है कि a एक समधन पूर्णांक है। जरा इसको देखिए हम क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं दोस्तों, तो हम यह कह रहे हैं कि a एक समधन पूर्णांक है। तो जब समधन पूर्णांक है तो या तो 2 होगा
या तो 4 होगा, या तो क्या होगा 6 होगा, या तो 8 होगा। इस तरह से कोई संख्या होगी, क्योंकि ए एक क्या है, सम संख्या है। ए क्या है, सम है। और बी को कहा है उसने विषम, तो बी को कह दिया विषम, तो विषम कहाँ से होगा, एक होगा, उसके बाद 3 होगा, उसके बाद हमारा 5 होगा, उसके बाद 7 होगा, उसके बाद 9 होगा। इस तरह से हमारा विषम वाला होगा। तो कह रहा है क्या कि इतनी जो संख्याएं हमारी दी गई है, तो बताइए ये संख्याएं जो होंगी वो सम होंगी कि विषम होंगी। चेक करते हैं एक संख्याओं को। पहली हमारी संख्या निकल करके आ रही है ए स्क्वायर। क्या आ रहा है, ए स्क्वायर। तो आप किसी भी ए के स्थान पर कोई भी संख्या ले सकते हैं। या तो आप 2 लीजिए, या तो 4 लीजिए, या तो 6 ले लीजिए, या तो 8 ले लीजिए, कोई भी संख्या ले लीजिए। तो यदि हम ए स्क्वायर के स्थान पर, ए के स्थान पर हमने 4 ले लिया, तो जब 4 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 16 निकल करके आएगा। और 16 बताइए सम है कि विषम। 95 का ट्रिक याद करिए, अंतिम में कितना आ गया 6। तो हम बताए थे कि जब अंतिम में 0 2 4 6 8 आ जाए तो वह सम संख्या होती है, और अंतिम में 1 3 5 7 9 आ जाए तो वह विषम संख्या होती है। तो यह हमारा क्या है, तो यह हमारा पहला वाला निकल करके आ गया सम, यानी पहला हमारा यह होगा सम। क्या होगा, सम होगा। दूसरा चेक करते हैं। दूसरा जब हम चेक करेंगे तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, बी स्क्वायर। तो बी में से कौन सा एगो रख लीजिए। चलिए हम 7 को ले लेते हैं। तो हम बी के स्थान पर 7 को रख ले, स्क्वायर लगा ले, इसको चुड़की हम बोलते हैं। जब इसको लगाएंगे स्क्वायर तो 7 का वर्ग कितना हो जाएगा दोस्तों, 49 हो जाएगा। अब हंसिए नहीं, हम चुड़की बोले तो आप हंसने लगे। 7 का वर्ग कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। इसको देख करके बताना है 49 क्या है, 49 सम है कि विषम। तो आप कहेंगे सर जी अंतिम में तो 9 आ गया। अब आप ही ने बताए थे कि जब अंतिम में 9 आ गया तो क्या होगा, विषम। तो एकदम बिल्कुल सही बात है कि अगर अंतिम में आ गया 9 आ गया तो वो संख्या हमारी कैसी होंगी, विषम होंगी। तीसरा हमारा क्या दिया है, तीसरा हमारा दिया है ए प्लस बी। तीसरा हमारा क्या दे दिया है, ए प्लस बी। मतलब यह है कि एगो ए में से लेना है, एगो बी में से लेना है। तो कौनों ले लीजिए। ए के स्थान पर ले लिए हम 6, बी के स्थान पर ले लिए हम 5। अगर हम 6 और 5 को जोड़ दें तो 6 5 को जोड़ेंगे तो 11 आएगा। कितना आएगा, 11 आएगा। तो आप कहेंगे सर जी अंतिम में तो 1 आ गया। आप बता चुके हैं कि अंतिम में 1 अगर दिखाई दे दिया तो वो तो क्या होगा, विषम होगा। क्या होगा, विषम होगा। तो आप ही बताते हैं, आप ही बुला जाते हैं। तो 1 आ गया अंतिम में तो क्या हो गया, विषम। क्या हो गया दोस्तों, विषम हो गया। क्वेश्चन नंबर इसमें 4 क्या कह रहा है, कह रहा है ए गुणे बी। ए गुणे बी कह दिया, इसमें घबराने वाली क्या बात है। एगो ए में से कोई संख्या ले लीजिए, एगो बी में से कोई संख्या ले लीजिए। तो मान लिए ए में से हमने 8 ले लिया और बी में से हमने 3 ले लिया। अब इसका मल्टीप्लाई कराइए। तो जब इसका मल्टीप्लाई कराएंगे, गुणा कराएंगे तो 8 3 का 24 हो गया। कितना हो गया, 8 3 का 24 हो गया। तो बताइए अंतिम में कितना आ गया, अंतिम में हमारा 4 आ गया। और 4 आ गया तो हमारा कैसी संख्या होगी, ये हमारी सम होगी। कैसी होगी, सम संख्या होगी। उसके बाद आइए, उसके बाद हमारा पांचवा है। पांचवा क्या दे दिया है, ब्रैकेट में दिया ए इंटू, ब्रैकेट में दिया है ए प्लस 1। तो कुछ नहीं करना है, ए के स्थान पे आपको मान पुट करना है। तो हम पुट कर लेते हैं, 4 ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 4 ले लिया। उसके बाद अंदर में ए के स्थान में फिर से 4 ले लिया, और प्लस में हमने क्या ले लिया, 1 ले लिया। तो अब इसको हम जरा हल करें। तो 4 गुणे 4 एक जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5 होगा। और 5 चौका कितना हो जाएगा हमारा, 20 हो जाएगा। और अंतिम में आ गया 0। तो आप ही ने बताया है, आप ही ने बताया है कि अंतिम में 0 2 4 6 8 यदि दिखाई देता है तो वह संख्या हमारी कैसी होगी, वह संख्या हमारी सम होगी। तो अंतिम में 0 मतलब क्या, ये दिखा दिया सम को। किसको दिखा दिया, सम को। एक और दिया है हमारे, छवा जो दिया है बी है, और ब्रैकेट में बी प्लस 1 दिया है। तो थोड़ा सा इसको हल करिए। तो बी में से कौनो एगो रख लीजिए। तो कौनो का हम 5 को रख लें तो यह हो जाएगा, हम 5 यहाँ पे रख देंगे और फिर यहाँ भी 5 रख लेंगे और प्लस में 1 है। जब इसको हल करेंगे तो 5 इंटू 5 और 1 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। और 6 पचे कितना होता है, तो 6 पचे होता है हमारा 30। अंतिम में फिर से 0 आ गया। अंतिम में फिर से 0 आने का मतलब क्या होगा, यह क्या होगा, तो सम होगा। तो आसानी से समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अगर आपको संख्याओं के बारे में जब तक जानकारी नहीं रहेगी,
आपको यह चैप्टर कठिन लगेगा। जिस दिन संख्याओं के बारे में आप जानकारी अच्छी तरीके से कर लेंगे, आपको यह चैप्टर बिल्कुल आसान लगेगा। तो हम यह चाहते हैं कि जो लोग भी अभी तक मेरा पहला वीडियो नहीं देखे हैं, पहले जा करके उस वीडियो को देखें, तब जाकर के इस चैप्टर को सॉल्व करें। बिल्कुल आसानी से चैप्टर सॉल्व हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये समझ में आ रहा होगा। पहला हमारा क्या निकल करके आया है, तो पहला सम है, तो सम है। दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारा विषम है। तीसरा हमारा क्या है, दूसरा विषम है। चौथा हमारा क्या है, सम है। पांचवा हमारा क्या है, सम है। छठवां हमारा क्या है, सम है। इस तरीके से आसानी से हम बता सकते हैं कौन सम है कौन विषम है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि धन पूर्णांक के किन गुण धर्मों के अंतर्गत, धन पूर्णांकों के किन गुण धर्मों के अंतर्गत निम्नलिखित कथन सत्य है। तो कुछ गुण धर्म है, पहले हम उसको चर्चा कर ले। पहले कुछ गुण धर्मों के बारे में हम जान ले, तो आसानी से हमको कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप आसानी से इस सभी का आंसर दे देंगे। हम केवल गुणधर्म बताएंगे, आप इसका आंसर बोलेंगे। देखते हैं हम लोग कितना आप लोग समझ रहे हैं। तो पहले सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग गुणधर्म को समझते हैं। तो पहला हमारा गुणधर्म क्या है, हम पहले गुणधर्म को बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं वितरण या बंटन नियम। कौन सा नियम, वितरण या बंटन नियम। वितरण या बंटन नियम, ये क्या है, तो ध्यान से देखिए दोस्तों। वितरण या बंटन नियम क्या है, यदि कोई संख्या ए है और प्लस में, अब ब्रैकेट में दिया, सॉरी इंटू में है, इंटू में, यहाँ पर जरा से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर ए इंटू ब्रैकेट में दे दिया हो बी प्लस सी, क्या दे दिया हो, बी प्लस सी। तो आप लोगों को पता होगा कि अगर इस तरह से कोई संख्याएं दी गई है, तो हम लोग एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ए गुणे बी हो गया कि नहीं हो गया, तो कहेंगे सर जी बिल्कुल हो गया। इसको हम लोग ब्रैकेट में कर लें। अब प्लस में एक बार ए का गुणा सी के साथ करते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो कहेंगे सर जी ए गुणे सी हो गया। इस तरह से अगर कोई संख्या दिखाई दे रही होगी, तो आप उसको कौन सा नियम बोलेंगे, आप उसको वितरण या बंटन नियम बोलेंगे। आप इसमें देखिएगा और देख करके खुद बताइएगा कि बताइए कौन वितरण या बंटन नियम इन चारों में से होगा। ठीक है। दूसरा हमारा गुणधर्म क्या है, दूसरा हमारा गुणधर्म क्या है, दूसरा हमारा है साहचर्य नियम। कौन सा नियम दोस्तों, साहचर्य नियम। अगर साहचर्य नियम की बात किया जाए, तो कुछ नहीं करना है, ध्यान से बस समझना है। अगर यहाँ पर दिया है ए, इंटू में दिया है बी, इंटू में दिया है सी, या यह गुणे के रूप में दिया हो या यह धन के रूप में दिया हो, इसमें कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। इक्वल टू में क्या दिया हो, ए गुणे बी को ब्रैकेट में कर दिया हो और सी को बाहर निकाल दिया हो। मतलब क्या करना है, पहले वाले में यह दोनों ब्रैकेट में है, दूसरे वाले में यह दोनों ब्रैकेट में है। इस तरह से अगर कोई संख्या दिखाई दे रही होगी, तो उसे हम लोग कौन सा नियम बोलेंगे, साहचर्य नियम बोलेंगे। अगर ऐसे भी दे दे ए प्लस ब्रैकेट में बी प्लस सी, या ऐसे दे दे ए प्लस बी आप प्लस में क्या दे दे सी, तभी तो उसी तरह से फॉलो करेगा, क्योंकि दोनों पक्ष आपस में बराबर हो जाएंगे। तो हमारा कौन सा नियम कहलाएगा, साहचर्य नियम कहलाएगा। अगला हमारा देखिए तीसरा कौन सा नियम है, तो तीसरा हमारा है क्रम विनिमय नियम। कौन सा नियम, क्रम विनिमय नियम। तो क्रम विनिमय नियम क्या है, तो जरा से इसको देखिएगा। क्रम विनिमय का मतलब यह होता है, क्रम विनिमय का मतलब यह है कि क्रम बदल जाएगा। पहले हम लोग क्या लिखेंगे, ए गुणे बी लिख दिए, और उधर जाने के बाद हम लोग बी गुणे एक लिख दिए, तो क्या दिक्कत हो गया, इधर ए गुणे बी हो गया और ले जाके बी गुणे ए हो गया, तो कोई दिक्कत है क्या। अरे यहाँ पर हम 5 गुणे 3 लिखे, अच्छा हम 3 गुणे 5 लिखे, होना तो 15 ही है, आप लोगों को पता होगा। तो ऐसे नियम को हम लोग क्या कहते हैं, क्रम विनिमय नियम। पहले स्थान पर ए था, दूसरे स्थान पर पहुंच गया, दूसरे स्थान पर बी था, पहले नंबर पे आ गया, क्रम बदल गया। क्या बदल गया दोस्तों, क्रम बदल गया। तो ऐसे नियम को हम लोग क्रम विनिमय नियम बोलते हैं। लास्ट में क्या होता है, लास्ट में एक और हमारा नियम है जिसको हम लोग निरसन नियम बोलते हैं। निरसन नियम क्या होता है, निरसन नियम में, निरसन नियम में क्या होता है, एक पक्ष दूसरे पक्ष की क्या होता है, बराबर होता है। और यदि ए गुणे बी है, अब बराबर में क्या है बी गुणे सी है,
तो आप लोगों को पता होगा दोस्तों, बी से बी कट जाएगा तो क्या बचेगा हमारा, तो ए बराबर क्या बचेगा, सी बचेगा। ए बराबर हमारा क्या बचेगा, सी होगा। इसका मतलब यह है कि ए जो होगा वह सी के बराबर होगा। मतलब यह है कि इसमें कहीं न कहीं किसी का मान निकालना होगा और एक दूसरे से क्या होगा, एक दूसरे से बराबर होगा और एक दूसरे से को भिन्न दिखाई देगा। तो समझ लीजिएगा कि कौन सा नियम है, वह निरसन नियम है। कौन सा नियम दोस्तों है, निरसन नियम। तो जरा आइए आप अपने क्वेश्चन पे पहला देख करके बताइए। तो यहाँ पर लिखा है 3 गुणे ब्रैकेट में 8 प्लस सी, 8 प्लस 7। तो आपको पता होगा 3 का गुणा एक बार किसके साथ किया गया है, 8 के साथ। एक बार 3 का गुणा किसके साथ किया गया है, 7 के साथ। तो आप लोगों को पता होगा कि अगर यहाँ पर देखेंगे आसानी से, तो ए जो है ए का गुणा एक बार बी के साथ किया गया है और बी ए का गुणा एक बार सी के साथ किया गया है। तो बताइए कौन सा नियम होगा। तो कहेंगे सर जी आप बिल्कुल सही बताए हैं, आप यह जो बताए हैं यह हमारा वितरण नियम होगा। कौन सा नियम होगा, ये हमारा वितरण नियम होगा। तो इस तरीके से पहले नियम को आसानी से पहचान जाएंगे। दूसरे वाले में आइए, यहाँ दिया है 3 प्लस ब्रैकेट में 5 प्लस 9, यहाँ पर दिया है 3 प्लस 5 और फिर प्लस में दे दिया है 9। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, संख्या में कोई परिवर्तन हुआ है क्या, बिल्कुल नहीं हुआ है। यह संख्या में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, केवल ब्रैकेट बदला हुआ है। यह दूसरे वाले ब्रैकेट में था और यहाँ पे पहले वाले ब्रैकेट में दोनों संख्याएं आ गई। मतलब यह कौन सा रूल फॉलो कर रहा है, तो साहचर्य नियम फॉलो कर रहा है। मतलब यह कौन सा नियम होगा, तो साहचर्य नियम होगा। इसको हम आसानी से बता देंगे। अगला हमारा क्या है, तो जरा देखिए 3 गुणे 2 लिखा है, 3 गुणे 2 लिखा है और देखिए जरा क्रम को बदल दिया, यहाँ पर 2 गुणे 3 लिख दिया तो क्रम बदल गया। मतलब कौन सा नियम, तो क्रम विनिमय नियम। जो क्रम बदला, क्रम बदल गया मतलब कौन सा नियम होगा, तो क्रम विनिमय नियम होगा। आसानी से इसको हम पहचान सकते हैं। अगला देखिए जरा, अब 5 से 5 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा हम बताए हैं और एक का मान सीधे सीधे क्या निकल करके आ गया, 3 होगा। यानी एक किसके बराबर होगा, 3 के। अगर कहीं मान निकालना हो तो समझ लीजिएगा कि कौन सा नियम फॉलो कर रहा है, तो हमारा निरसन नियम फॉलो कर रहा है। यह निरसन नियम होगा। तो कौन सा नियम होगा दोस्तों, यह निरसन नियम होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, संख्या रेखा को -5, -2, 0, 1, 2, 5 को किस पे दर्शाना है, संख्या रेखा पे दर्शाना है। तो दर्शा लेते हैं, क्या दिक्कत है, दर्शा ले हम लोग। संख्या रेखा पर हम लोग दर्शा लेंगे, क्या दिक्कत है। तो हम लोग पहले क्या ले लिए, एक संख्या रेखा बना लें, एक संख्या रेखा बना लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोगों को पता होगा दोस्तों, संख्या रेखा पर बीच में जो हमारा होता है वो हमारा क्या होता है, शून्य होता है। उसके बाद एक, उसके बाद सॉरी एक होगा दोस्तों, यहाँ पे क्या होगा, एक होगा। उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6 और कोई भी इससे बड़ी संख्या तो है नहीं। ठीक है, इधर आइए, -1, इधर होगा -2, इधर होगा -3, उसके बाद -4, उसके बाद -6, -5 और यहाँ पर देखेंगे इससे बड़ी कोई संख्या तो है नहीं। तो बताइए कौन कौन संख्याएं हैं जो इनको हम यहाँ संख्या रेखा पर देख सकते हैं। तो -5 एक संख्या यहाँ पे दिखाई दे रही है, एक -5 दिखाई दे रही है, एक -2 हमारी दिखाई दे रही है यहाँ पे, और एक हमारा शून्य खुद दिखाई दे रहा है, एक हमारा एक दिखाई दे रहा है और हमारा 2 दिखाई दे रहा है यहाँ पे और 5 दिखाई दे रहा है। इस तरह से संख्या रेखा में इन संख्याओं को हम क्या कर लेंगे, देख लेंगे और दर्शा लेंगे। तो इस चैप्टर का आज हो गया एंड, पहले चैप्टर का हो गया एंड। मिलते हैं बाबू नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।